और चलिए आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या बालेन सरकार के फैसले वास्तविक सुधार है या सिर्फ राजनीतिक प्रयोग है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या भारत को भी ऐसे साहसिक सुधार लागू करने पर विचार करना चाहिए जिस तरह से नेपाल में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार सख्त है? क्या भारत में भी अब इस तरह के कदम उठाने होंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या हमें जीरो टॉलरेंस नीति को वास्तविक कार्रवाई में अब बदलने की जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। संदीप जी, सबसे पहले संदीप जी आपसे समझना चाहूंगी, नेपाल में हम लगातार चर्चा करें, नेपाल में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। बालेन सरकार जब से आई है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात हो, या फिर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जैसे मुद्दे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार बड़े फैसले ले रही है। लेकिन हाल में भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस पर बालेन शाह ने सत्ता में आते ही दावा किया था कि सरकार भ्रष्टाचार नहीं सहेगी, उस पर बड़ा फैसला लिया गया है। कैसे देखते हैं इन फैसलों को? देखिए कोमल, बिल्कुल जिस तरीके से बालेन शाह ने एक्शन लिया है, जिस तरीके से लोगों ने उनमें विश्वास दिखाया था, कहीं न कहीं वो उस विश्वास पर कायम है और जनता से किए हुए वादे को वो पूरा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार न केवल नेपाल का मुद्दा है, भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्री को हटाया, इसी तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने कई बार देखा होगा, अगर आप चाइना को फॉलो करते होंगे तो चाइना में कई मंत्रियों को इसमें सजा हुई है और बड़ी-बड़ी खतरनाक सजा हुई है। तो मुझे लगता है बालेन शाह बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, तो हिंदुस्तान को इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जबकि हमारे देश में होता क्या है, हम लोग यहाँ पर जो बातचीत करते हैं, हमारे नेता जब बोलते हैं वो पक्ष और विपक्ष देख करके बोलते हैं। और कई तो हमारे देश में संत महात्मा ऐसे हैं जो, मैं कहूंगा, संत महात्मा के नाम पर वो रेपिस्ट बने बैठे हैं और हमारे नेताओं के गले सूख जाते हैं उनके खिलाफ बोलने में। हालांकि जब उनको कुछ राहत देने की बात आती है या उनको जेल से पैरोल देने की बात आती है, तो आम आदमी को पैरोल नहीं मिलेगा, लेकिन उनको पैरोल भी फटाक से मिल जाते हैं। और कोई एक नेता का आप नहीं बता सकते, महिला नेता का भी नाम आप नहीं बता सकते सरकार की, जिसने अशोक गहलोत के खिलाफ अपना मुंह खोला हो, जिसने राम रहीम के खिलाफ अपना मुंह खोला हो, जिसने आसाराम के खिलाफ मुंह खोला हो। आप ऐसी तो कई वीडियो दिखा सकते हैं कि आसाराम पर भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रही हुई है, या कहीं कृपा आपको राम रहीम के लेते हुए मिल जाएंगे, या अशोक गहलोत के चरणों में बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, या महिला आयोग की अध्यक्षा मिल जाएंगी। लेकिन इनके खिलाफ बोलने की वो विल पावर कहां से लेकर के आए, क्योंकि सब कहीं न कहीं गुलाम बने हुए हैं सत्ता के और पद के, इसलिए लोगों के मुंह नहीं खुलते। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा कि इन लोगों के खिलाफ ही लोग बोलने को तैयार नहीं होते, तो एक्शन लेना तो बहुत बड़ी बात है। भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण सर, क्या लगता है आपको, नेपाल में जो बालेन सरकार आई है, बालेन शाह जो एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, क्या ये फैसले वास्तविक सुधार है या फिर एक शुरुआती हलचल या पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहें, वो है ये तीनों चीज है। नेपाल में तो ये इतिहास ऐसा नहीं है। जो इन्होंने मजबूत कदम उठाया है नए प्रधानमंत्री ने, तो बहुत अच्छी बात है। इसको एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, पर मेजॉरिटी बात यह है कि इनके पास काफी मेजॉरिटी है। तो ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे किसी ने कहा था प्रधानमंत्री ने, मैं नहीं नाम लूंगा उनका, संदीप जी शायद गुस्सा हो जाए, जब राजा के बरखिलाफ बात हुई थी 2G के बारे में, तो मनमोहन सिंह जी को बताया गया, तो उन्होंने कहा भाई कोalition का धर्म है, मुझे आंख बंद करनी पड़ती, धृतराष्ट्र की तरह, या जो भी है, धृतराष्ट्र तो नहीं बोला था जी। तो वो वहां, या मतलब जब मेजॉरिटी आपकी काफी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति है। और ये जवान है, नए हैं, ये काम कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी चीज सेट कर रहे हैं। जेन जी के कंधे पे ये नई रेवोल्यूशन आई है और चलते आगे ये रहनुमा बने हैं नेपाल के, तो बहुत अच्छा है। ये पूरे साउथ एशिया में एग्जाम्पल जाए और यंग आदमी कर सकता है, तो मेरे को तो अभी चांस नहीं है। आपको चांस है कोमल जी? बिल्कुल
बिल्कुल भूषण सर, एक चीज आपने कहा विल पावर का आपने जिक्र किया, ये वाकई विल पावर है या फिर क्योंकि एक पॉपुलैरिटी का टैग कहीं ना कहीं मिल चुका है, जेंजी प्रोटेस्ट के बाद ये तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बालिन शाह सत्ता में आए, तो क्या ये किसी तरह की मजबूरी है जो इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, या वाकई विल पावर जो आप कह रहे हैं वो है? नहीं, मेरा ख्याल है पॉपुलैरिटी का टैग तो उनको मिला है काफी ज्यादा। बिल्कुल। तभी तो गिटार प्लेयर भी थे, या जो क्रूनर कहते हैं सिंगर थे, तो उसके बावजूद वो सामने आए। बड़ी अच्छी बात है, यही जेन ज़ी की अच्छी बात है कि लीग से हट के चलना। ये कोलिशन धर्मा है, सबको प्यार से पुचकारते रहो, बोलते ठीक है संभल के रहो यार, काम करो पर चोरी से पता ना लगे, पर प्रेस में ना आए। सेकंड चीज आपने देखी कि स्पीड से काम किया है। बिल्कुल। बट से आरएसपी कमेटी को बिठाया, आरएस कमेटी ने उसको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे दी, इनको बर्खास्त होना चाहिए, बर्खास्त कर दिया। अब बोलने वाले तो हजार होते हैं, वो तो राम जी के बारे में वो दो भी ने कह दिया था। अब तो यहाँ ये कई पार्टियां कह रही हैं ड्रामा है। मिला था नेपाल जब मैं गया था थापा साहब को, जी। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी पार्टी और वो पचपंडा, उस दूसरा है उनको नहीं मिला था पचपंडा, तो वो कहते हैं कि जी ये तो ड्रामेबाजी है, तो पुराने धर्म में चल रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो जो भी बदलाव होता है सफाई करने के लिए, तो वो कोई चाहता नहीं है। और बड़ी बिल्कुल। कमाल की बात मैं कहूंगा, नेपाल पुअर कंट्री है, उसके बावजूद इतनी शुचिता लाना हिम्मत है, अच्छी ताकत है, तो सबको लेसन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और संदीप जी आपसे समझना चाहूंगी, ये लेसन क्या भारत ले सकता है, क्योंकि जब भारत के पड़ोसी देश में इस तरह के सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, सिस्टम इतना सुधारा जा रहा है, वीआईपी कल्चर जिसको लेकर आज आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा परेशान होती है, आपने भी देखा होगा एम्बुलेंस तक फंसी रहती है, ऐसी सिचुएशन होती है, किसी को इमरजेंसी में जाना है तो भी वीआईपी कल्चर के कारण वो फंसा रहता है। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो खत्म कर दी गई है। अभी बालिन शाह के कुछ वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, काफी वायरल हो रहे हैं, वो बिल्कुल लोगों के बीच जा रहे हैं, बिना किसी टाइट सिक्योरिटी के उनसे बातचीत कर रहे हैं, एक अलग माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसे ही किसी सिस्टम सुधार की भारत में भी बहुत जरूरत है। देखिए बिल्कुल कोमल जी, जरूरत है सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम सुधार की जरूरत है। जिस तरीके से कोमल जी आप इस चैनल में आई हैं, आप एक युवा हैं और चैनल को वो धार दे सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हैं। इसी तरीके से नेपाल में एक युवा प्रधानमंत्री बने हैं, और जैन जी की आप बात कर रहे हैं, जैन जी सभी एक युवा वर्ग है। तो कहीं ना कहीं अगर ये डिफरेंसेस हमारे बीच में आने लगेंगे, आपको पता है एज डिफरेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर एक 75-80 साल का आदमी हमारा कोई हमारे घर का मुखिया होगा या देश का प्रधानमंत्री होगा, और 20-22 साल के युवा का मेहनत कर रहे होंगे या वे बात कर रहे होंगे, तो 20-22 साल के युवा की जो बातचीत होगी वो उस 75-80 साल के बूढ़े के साथ में मैच नहीं करती है। एज डिफरेंस बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो हमें कई चीजों पर काम करने की जरूरत है। हमें इस चीज पर भी काम करने की जरूरत है कि जब दुनिया में उंगली उठाई जाती है या कुछ चीजें निकल कर आती है, मान लिया एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आ जाता है, तो हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की तो कमी नहीं है। हरदीप पुरी को यह कहा जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री सीधा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम्हारा नाम आया, अपने आप को पाक साफ साबित करो, मैं फिर से तुम्हें इसी पद पर पहुंचा सकता हूं। लेकिन हमारे देश में वो चीजें नहीं होती। आपको पता होगा नेशनल अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिल्ली में किस तरीके से जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करती रही, लेकिन एक सांसद को पार्टी से नहीं निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में सरकार बनाने के लिए बड़े जोड़ तोड़ किए जाते हैं, और ये समझा जाता है कि ये खबरें तो दब जाएंगी, महिलाएं तो रोज बलात्कार होते हैं, रोज की खबरें होती हैं, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन हमें नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर इस तरीके की चीजें होने लगी, हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाने कितने मुश्किल है, उसने एक झटके में सबको बराबर करके रख दिया। तो बहुत कुछ है जो हम नेपाल से सीख सकते हैं, बल्कि नेपाल से बेहतर हम कर सकते हैं। हमारे पास वो सोर्सेज है, हमारे पास वो एनर्जी है, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो माहौल है। हम पूरी दुनिया को लेसन दे सकते हैं कि लोग हमें कॉपी करें। तो संदीप जी हम चूक कहाँ रहे हैं? जैसे कि आपने कहा हमारे पास सोर्सेस है, पावर है, युवा शक्ति भी है भारत के पास, तो हम कहाँ चूक रहे हैं? क्यों हम ये सुधार नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ हमें अभी काम करने की जरूरत है? कोमल जी बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए हम चूक कहाँ रहे हैं। एक तो हम लोग फिल्मी अंदाज में जो लोग हमारे सामने हीरो बन करके आते हैं, हम उनको वोट कर जाते हैं। हमें हकीकत देखनी पड़ेगी, हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। मैं दावे
के साथ कह सकता हूँ, भूषण दीवान जी का जो भी मत हो, चाहे ये बीजेपी के प्रति सोचते हो, चाहे कांग्रेस के प्रति सोचते हो, लेकिन मुझे पता है देश के प्रति ये वफादार है, देश को सही दिशा में बिल्कुल। लेकर के जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आता है जो ना पढ़ा लिखा है, ना वो कहीं टेलीकॉम सेक्टर से है, ना वो डिफेंस सेक्टर से है, ना वो एजुकेशन के सेक्टर से है, वो स्पोर्ट्स के सेक्टर से है, वो हमें दिशा नहीं दे सकता। वो फिल्मी अंदाज में, आप ये देखिए, आपने कई मूवी देखी होंगी, किसी मूवी में अमरीश पुरी विलन बन जाता है, तो किसी फिल्म में अमरीश पुरी का पिक्चराइजेशन एक हीरो की तरह हो जाता है। बिल्कुल। कभी किसी मूवी में शक्ति कपूर आपको विलन दिखाई देता है, किसी पिक्चर में वही शक्ति कपूर आपको हीरो दिखने लगता है। तो पिक्चराइजेशन से अगर हम नेताओं को चुनेंगे तो वो फिर मामला खराब ही खराब है। बिल्कुल, आपने सही कहा है, काफ़ी बड़ी चीज़ रखी है, क्योंकि सिनेमा ही कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक बड़ा आईना होता है, और जो हम देखते हैं उससे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं। भूषण सर, अगर रक्षा के लिहाज से देखूं, क्योंकि एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपसे समझना चाहूँगी, अब दोनों देशों के बीच जो थोड़ी बहुत खटास थी, दोनों देशों के बीच रिश्तों में कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी अनबन जो है वो देखी जा रही थी, अब उन रिश्तों में सुधार की कहीं ना कहीं गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि बालेन शाह का भारत से जो है रिश्ता बताया जा रहा है, पुराना रिश्ता, वो यहाँ पे रहे भी है, पढ़ाई लिखाई भी की है, तो अब कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो तालमेल है वो अब और सुधर सकता है। अब होप है, दुनिया होप पे कायम है। ये इनको मधेशी कहा जाता है। नेपाल में जो है, पूरा नेपाल ऐसे एक की तरह कंट्री है, तो टॉप जो है वो पहाड़ी इलाका है, जी। और नीचे जो बिहार को टच करता है, बहराइच है, इधर आगे विराटनगर तो नेपाल का है, बहराइच तो इंडिया का है, नीचे मिथिला है, सीता जी तो वहीं से आई थी, पैदा वहीं हुई थी। तो मधेशी उनको बोलते हैं, जो मतलब मोर कनेक्टेड विद इंडिया है जो। और मैं आपको बताऊं, जब 2023 में गया तो मैं यहाँ गोरखपुर से गए, सोनौली बॉर्डर से, और वहाँ लुम्बिनी है, बुद्ध जी का स्थान है, जन्म स्थान है, वहाँ 2-3 दिन रहे, फिर आगे गए 2-3 दिन रहे, फिर काठमांडू 3-4 दिन रहे, फिर ईस्ट में चतुर्धाम, सिलीगुड़ी से, वागडोगरा से वापस हम बॉम्बे आया मैं। ये भारत रक्षा मंच का मेन नेपाल रक्षा मंच खोलने के लिए गए थे। तो वहां पे जब विराटनगर गए, वो मिनिस्टर साहब यादव साहब थे, उनसे मिले, फाइनेंस के मिनिस्टर थे वो मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो था उस टाइम पर। तो वो उसमें मैंने कहा यादव साहब, बड़ी खुशी हुई, इच्छुक था मिलने से। हमारे यहाँ जौनपुर से, प्रतापगढ़ से रहते हैं यादव लोग। जनाब, वो यंग मैन छोटे कद के थे, 26 साल के, तो नाराज थे इंडिया से। अरे हमको तो आप वेल ट्रीट करते हैं, छोटा मोटा भाई है, उनको प्रिविलेज नहीं देते। हमारा तो जब सीनियर ऑफिसर भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं सोनौली से, वो रिस्पेक्ट नहीं, और आप चाहते हैं आपका कोई डीएसपी भी आए तो उसको रिस्पेक्ट मिल जाए, तो ये फीलिंग रहती है। बिल्कुल। ये बांग्लादेश में भी है, मालदीव में भी है। तो सवाल ये है कि पुरानी ढर्रा बदलता है, अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, नई चीज बदलेगी, तो उन्होंने एक प्रूव करना है अपने आप को, एक आवाम के सामने, वो कर रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म से हर चीज 100 पॉइंट प्लान बनाया उन्होंने, उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डिफेंस के हिसाब से भी अच्छा कोऑपरेशन आएगी डायनेमिक्स कहीं इंडिया ना कहीं नेपाल बदलते हुए की। नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। बंदे बिल्कुल, और जैसे कि सर आपने कहा बांग्लादेश में भी कि ऐसे ही हुआ है। जी जी, जैसे कि सर आपने कहा कि यंग लीडर है और देश की सोच भी काफ़ी यंग नज़र आ रही है, तो काफ़ी बदलाव हर एक सेक्टर में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं वक्त के साथ। पर इसमें एक और चीज है। जी। एक मैं वियतनाम गया था 4-5 साल पहले, तो वहां मुझे एक नेपाली जेंटलमैन मिले, तो मैं उसके व्हाट्सएप है टच में रहा था उनके। उसके 1.5 साल बाद एक वाकया हुआ था कि जो पेट्रोल डिफरेंस से ओपिनियन आ गए थे, तो मोदी जी ने कहा तो सबक सिखाओ, पेट्रोल नहीं जाए इनके पास, देखते हैं कहाँ से क्या करेंगे ऊपर। तो वो वियतनाम वाले ने मुझे लिखा, क्या है, कैसा हो रहा है, ये सब है, मतलब ये छोटी बात बड़ी भारी हो जाती है, बिल्कुल। कि वो देश बड़ा निर्भर है हमारे पे। वो हमको भी सेंसिटिव तरीके चलना पड़ेगा कि उनको ये फीलिंग ना आए, हम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम तो ऐसी कंट्री है, हिंदू राज है, आप तो हिंदू राज भी नहीं, मुसलमान। बिल्कुल।